अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसका दूसरा शुमारा लेकर आपके खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी साहब है, जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जो समाजी ज़िंदगी इनकी, जो इनकी पर्सनल ज़िंदगी है और जो इनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी है, वो तीनों एक जगह पे एक ही दरिया में जाते हैं जिसका नाम है क्वालिटी। क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब को जब भी पाया क्वालिटी हॉस्पिटल में ही पाया। जो हेल्थ केयर क्वालिटी हॉस्पिटल इस वक्त ब्रह्मरी में है, उसके बानी हैं ये, और ज़िम्मेदारियों का एक सफ़र काट के आए हैं। एक डॉक्टर साहब किस तरह से अपने इदारे को चलाते हैं और उसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर वक्फ करते हैं। और इस वक्त ज़मीनी सतह पे डॉक्टर साहिबान की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। अगर आप देखोगे इस वक्त सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हमें किस तरह के एहतियात बरतने होंगे, हम किस तरह से अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, और जो बेसिक लवाजमात हैं हम किस तरह से अपने आप को गर्म रख सकते हैं, कौन कौन से आला हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो इसी सिलसिले में हमने समझा आज बेहतर है हम इस इदारे का, हम इस इलाके के एक बड़े नामवर डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी से मुखातिब होते हैं, उनको दावत देते हैं और जानते हैं क्या है असल बेसिक असूल ज़िंदगी गुजारने का सर्दियों में, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों के लिए क्या इलाही अमल है, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए क्या इलाही अमल है, हमारे जो हामिला खातून हैं उनके लिए क्या इलाही अमल है, और इस वक्त ज़मीनी सतह पे समाजी एतबार से किस तरह के मामलात चल रहे हैं, डॉक्टर साहब किन तमाम चीज़ों से इस वक्त गुज़र रहे हैं और इदारा किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि इस इदारे की ख़ास ज़िम्मेदारी रही है। इस इदारे ने एक अरसे दराज से वक्तन फ़वक्तन कहते हैं वो हर तरीके से इस कौम की खिदमत की है, चाहे वो इल्मी एतबार से हो, चाहे वो प्रोफेशनल एतबार से हो, चाहे वो अगर, क्योंकि नेशनल हाईवे के दामन पे वाक़ा है, और जब भी इस इलाके में कोई भी खुदा ना करे कोई भी हादसा पेश आता है, इस हॉस्पिटल का किरदार रहा है। ये कदम कलम सुखने हर वक्त अपने आप को हाजिर रखता है, तो उसमें हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जिस तरह से डॉक्टर साहब अपना काम करते हैं, मैं सीधा इन्हीं से मुखातिब होता हूँ। डॉक्टर साहब अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक लंबा तारुफ आपका कराया, आप उसके मुस्तहिक भी हैं। डॉक्टर साहब, क्या होती है एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी? बहस्त डॉक्टर, जब आप ट्रेनिंग करके एक इल्मी सफ़र तय करके बहस्त डॉक्टर आपको नाम दिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर की क्या ज़िम्मेदारी होती है समाजी एतबार से? प्रोफेशनल लाइफ सही है, लेकिन समाजी एतबार से आप पे क्या क्या नज़रें जाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डॉक्टर बनने का ख्वाब जिसने भी लिया होता है, मैं अपनी बात कहूँ, तीसरी जमात में या चौथी जमात में मैंने ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनूं। चाहे मेरे वालिदैन ने, जब हम सोने की तैयारी करते थे, ये सर्दियों का मौसम होता था, वो कहानियाँ सुनाते थे डॉक्टर्स की, आर्मी चीफ्स की या दूसरों की, बड़े बड़े अफसर्स की। उस वक्त यही डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा थे, तो उस वक्त ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं डॉक्टर बनूं। यानी कि तीसरी जमात से लेकर फिर उस कदम पर कैसे डॉक्टर बन जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर जब ग्रेजुएशन, अब ये मैं इसमें नहीं जाऊँ कि मेरा फ़ैसला, मेरा ये जो सफ़र ये कितना कठिन रहा, कितना मुश्किलात से गुज़रा, कैसे मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचा, कैसे मैंने MBBS किया। बात रही कि डॉक्टर बनना ये भी एक इंसानी है, लेकिन हमने एक कसम खाई होती है कि बग़ैर रंग, मज़हब, नस्ल, हर एक को बराबरी तरीके से इलाज करना है। अपने पेशा प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो मेंटेन करनी है। इंसान की जान कितनी कीमती है। कोई बच्चा हो वो किसी का बेटा होता है, कोई बेटी किसी की बेटी होती है, कोई बड़ी लड़की किसी की बीवी होती है, किसी बहन होती है, कोई बुज़ुर्ग हमारे पास है किसी का बाप होता है, कोई एडल्ट होता है, भाई भी होता है, बाप भी होता है। अगर उसको कोई तकलीफ़ हो और कोई नेग्लिजेंस हो, उसको अच्छी तरीके से इलाज ना हो जाए, डॉक्टर अच्छी तरीके से पेश ना आए, उस ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। यानी कि इसमें बात आती है कि मेडिकल नेग्लिजेंस की भी बात आ जाएगी। यानी कि प्रोफेशनल अगर अच्छे तरीके से चले तो नेग्लिजेंस होने की बात ही नहीं है। बीमार को सुनना है,
उसके दुख दर्द को सुनना है। हिस्ट्री 60% डायग्नोस उसी में आता है। हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि पेशेंट को के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। वक्त आने आने के साथ नरमी लहजे में आ ही जाती है। अप्रोच टू द पेशेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आधी तकलीफ़ उसमें उसके उसी में ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक डॉक्टर के सामने एक्सप्रेस कर लेते हैं। अगर डॉक्टर के पास वो तरीका है, अगर उसके पास सब्र है, सब्र से सुन ले उसकी बात। डॉक्टर एक प्रोफेशनल, यानी कि जो बात पेशेंट भाई को नहीं बोल सकता है, बीवी हस्बैंड को नहीं बोल सकती है, बेटी माँ बाप को नहीं बोल सकती, माँ को नहीं बोल सकती, डॉक्टर को बोलती है। डॉक्टर एक ज़िम्मेदार, ये डॉक्टर एक पेशा ऐसा है अल्लाह ताला के बाद, ये इस पर भरोसा किया जाता है। तो ये क्वालिटीज़, लेकिन तालीम ज़रूरी है। देखो, ग्रेजुएशन करना ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन। आजकल दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई, मेडिकल लिटरेचर बहुत एडवांस हो गया है, रिसर्च बेस्ड है। जो डॉक्टर रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस करे, इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम कहते हैं। कभी कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। देखो, इन ए सिंगल यू पुट इट इन द सर्च इंजन, पुट एनीथिंग यू विल फाइंड इट। अब यू आर ए डॉक्टर, you want to know something about anything, you'll get a lot of details. Go through it. And so the knowledge is so easily available this time, you can disseminate it and you can utilize it for the benefit of your patients. But the evidence-based medicine means, एलोपैथी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ। जब कोई मेडिसिन मार्केट में आती है, जब कोई दवाई या कोई टेस्ट किया जाता है, उस पर बहुत रिसर्च की जाती है। इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, क्या क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है, क्या अनबायस्ड, यानी कि हम एक बगैर लेबल के किसी लेबॉरेटरी में वो टेस्ट करते हैं, क्या वो परफेक्ट है, क्या वो नतीजा सही है। यानी कि टेस्ट से लेकर डायग्नोसिस तक, ट्रीटमेंट तक एक बहुत सारी जिम्मेदारियाँ डॉक्टर की हैं। कल ही एक बहुत बड़ा सानिया देखा कि घर के 5 अफराद, 3 बच्चे, उनका बाप, उनकी माँ, एक कमरे में, उनने गर्मी का ऐसा इंतज़ाम रखा था कि वो मौत का शिकार हो गए। बहुत बड़ा सानिया। इन गर्मियों में हम सर्दी से नहीं मरेंगे, देखो हाथ पाँव ठंडे हो जाए, लेकिन गर्मी पहले भी तो रहते थे हमारे माँ बाप, बूढ़े बुज़ुर्ग, वो भी उस तरीके का गर्मी का इंतज़ाम करते थे। 8-10 लोग सर्दियों में घास पर सोते थे, घास से ज़्यादा गर्मी होती थी। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में मैटिंग, सीमेंट, बाकी चीज़ें, इससे तो सर्दी बढ़ ही गई। अब इनको गर्म रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गई, एडवांसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। जो उन्होंने किया, हमने क्या करना है, वो उनकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से हो गई। इसी पर चले जाते हैं। ये होता क्या है, ये एक ऐसा गैस है जो हम कोल, गैस, तेल या लकड़ी जलने की वजह से बंद कमरों में पैदा हो जाता है। मैं मिसाल बताऊं, हमारी खून में नॉर्मली 3% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिला होता है, लेकिन एक स्मोकर को 10%। इस कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ऐसी जहर है जिसका ना कोई टेस्ट है, ना कोई ये स्मेल है, ना कोई रंग है कि पता ही चले क्या हो रहा है। ये आहिस्ता से खारिज हो जाता है बंद कमरे में, खिड़कियां बंद, और बदकिस्मती से हम पॉलीथीन भी बाहर लगाते हैं खिड़कियों में, कोई वेंटिलेशन का कोई एग्जिट नहीं, और सो जाते हैं, ये चालू रखते हैं। बहुत सारे हादसात हो गए। इसकी एफिनिटी 210 to 240 टाइम्स ज़्यादा है हीमोग्लोबिन के लिए बनिस्बत के ऑक्सीजन। यानी कि बन जाता है एक कंपाउंड जो कम्प्लेक्स है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन खून में, ऑक्सीजन नहीं हटा भी लेता है, ये डिस्प्लेस भी करता है, और नया भी नहीं मिल पाता है। गुड टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। जब हाइपोक्सिया दिमाग को हो गया, वो गिड्डी और अनकॉन्शियस हो जाता है। ये काम चलता ही रहता है। जब हार्ट को तो एरिथमिया हो जाते हैं, तो फाइनली अमवात होती है। तो हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के? आपने बड़ा सीरियस मुद्दा उठाया कि हम इन सर्दियों में किन किन चीज़ों से अपने आप को गर्म कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पार्सल सवाल इसी का है, गैस बुखारी जो हम रखते हैं, या हम आज जो हीटिंग सिस्टम अपना जो हीटर रखते हैं अपने सामने,
اور اس کے اوپر کمبل لگاتے ہیں یا خود کو گرم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں، اس میں ہم بہتر طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو گرم کیسے رکھ سکتے ہیں ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں، مالی وسائل بھی بہت سارے زیادہ نہیں ہیں، ابھی بھی ہماری لوگوں میں، ہماری بستیوں میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں، کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، بلینکٹس کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، رضائیوں کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ہر کوئی مہنگی جیکٹ نہیں پہن سکتا ہے، سویٹر نہیں پہن سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو اگر 2-3 کپڑے ہی پہن لے وہ گرمی بچا لیتے ہیں۔ وہ پھرن ہمارا جو ہے کلچر وہ پہن سکتے ہیں، جو بلینکٹ ہیں ان کو 2 ڈبل کر کے ہم گرمی پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کل الیکٹریکل بلینکٹس جو بھی استعمال کرتا ہے سونے سے پہلے بند کر لے، جو بھی گیس ہیٹر آج استعمال کرتے ہیں سونے سے پہلے بند کر لے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نیند میں کیا ہو جائے۔ جو الیکٹریکل دوسرے بلوورز وغیرہ ہیں ان پر کمل نہ ڈالیں، اور ملٹیپل پلگس کا ایک ہی میں ایک جگہ پر شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ۔ کانگڑی کا رواج اچھا تھا پھر؟ کانگڑی کا رواج بھی دیکھو، وہ اس میں کوئلہ جو ہے وہ سڑا ہوا کوئلہ استعمال ہوتا تھا اور تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی تھی، اس کے بھی اپنے مضر اثرات، کانگڑیاں گرتی تھی، آگ لگتی تھی، لوگ ایسی رکھتے تھے، اس کے بھی اپنے نقصانات۔ لیکن ریولیوشن جب آ گیا، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی جب آ گئی، ہم ان چیزوں پر چلے گئے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ کانگڑی ابھی بھی ہے، وہ بھی ہمارے والدین ہمیں بولتے تھے پہلے کانگڑی باہر نکالو پھر سو جاؤ، کہ ان چیزوں میں یعنی کہ کانگڑی میں نہیں کہہ سکتا، ہمارے غریب لوگ ابھی استعمال کرتے ہیں کوئلے کا، لیکن کریں باہر رکھیں۔ ایک اور سوال، دیکھو پہلے زمانے میں جب سردیوں میں 8-10 بندے جو گھر کے ہوتے تھے وہ اکٹھے رہتے تھے، شام کو بائی اکٹھے کپڑوں کے بغیر سوتے تھے ایک رضائی میں، ان کو گرمی ہوتی تھی، صبح تازہ اٹھتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، جو سننے والے ہماری عمر کے ان کو بھی یاد ہوگا، دیکھو کیا ہوتا تھا۔ اب یہ بات ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، جب ریولیوشن آیا ہی، ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دیکھو گاڑی میں لوگ رہتے ہیں، کہیں راستے میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی کو آن رکھا انجن اور سو گئے، دیکھو اس میں بھی وہی زہریلی گیس۔ پچھلے سال ہی ہم نے دیکھیں کہ 2 بھائیوں کی موت ہوگی بانہال میں۔ اکثر ہم سننے کو آتے ہیں کہ دیکھو اس بندے کی موت وہاں پر ہو گئی، گاڑی میں ہو گئی، شاید اس وجہ سے ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہماری جو نوجوان ہیں ان کی عادتیں بدل گئی ہیں۔ ڈرگس کا ہم سنتے نہیں تھے پہلے زمانوں میں، 20 سال پہلے ہم نہیں سنتے تھے کہ یہ ڈرگ، یہ براؤن شوگر وغیرہ کیا ہے۔ چرس کی بات سنی تھی، جو کرتا تھا اگر یہ سنتے تھے کہ کسی نے چرس یہ، اس کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ جیسے وہ ہے نہیں سوسائٹی میں۔ لیکن آج کل کے نوجوان، ہمارے اسکول میں جانے والے بچے، ٹین ایجرز، ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈرگس میں اتنے ملوث ہوتے ہیں۔ شراب بھی بہت کامن، سگریٹ بھی بہت کامن، شرم حیا ختم ہوا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرے، خدا نہ خواستہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا ایک موت واقع ہوئی جس میں 4 لوگ ازجان ہو گئے، تو ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں۔ اس طرح سے ہم اس وقت جو ہم نے سنا کہ وہ کوئی ڈرگس ہے جو سوئی دبا کر ہم کرتے ہیں، تو یہ کہ پولیس سے ہم نے بہت سارے ایسے واقعات سنے کہ یہ ایسے ڈرگس کرتا تھا۔ اس میں میڈیسن ایجنسیز ہے، جو میڈیسن ورلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان میں ان کا کیا کردار ہے؟ اس سب اسٹینڈرڈ میڈیسن کو ہم کیسے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ سب اسٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے، بدقسمتی سے ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے کہ بہت چھوٹے سے وقت میں، وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ کم وقت میں، اور بڑے بڑے بنگلوں کے خواب، بڑی بڑی گاڑیوں کے خواب۔ دیکھیں بنگلے بنا کے، گاڑیاں لے کے، بڑے محل خانے بنا کے، وہ آخر میں لے کے آ جاؤ گے یہاں اس دنیا سے؟ بھائی جو بھی محنت سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا، دولت آئے گی، کمائی، اور اس میں بھی شیئر بنتا ہے کسی غریبوں کا، کرو بھائی، اس میں آپ کو خوشی اس میں ملے گی۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ بہت جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ڈرگ پیڈلرز تھوڑی سی مفت پہلے دیتے ہیں، پھر گروپس میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ سب اسٹینڈرڈ کی بات ہو گئی۔ دیکھو کوڈین استعمال کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیز ایسے ہیں اور اس میں ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بناتے ہوں گے اور پولیس پکڑتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں ایسی چیزیں۔ پیسے بنانے کے طریقے یہ ہیں کہ اس میں لا اینڈ انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کا کردار بن جاتا ہے، اور ہماری جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو جو اسکول ریگولر نہیں آتے ہیں کہ پیرنٹس کو انفارم کریں۔ ماں باپ کو یہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ اگر بچہ الون سا الگ الگ رہتا ہے
या वो गेम्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, या वो ड्रग्स में इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं चला गया है, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा तो नहीं है। देखो यही वजह है, बिकॉज ऑफ द फास्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ द मोर सोशल नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी सी इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन in the hands, and the fragile brain is attracted to it. So इसमें हमारे इमामों, खतीबों, मीडिया, आप मीडिया का बहुत रोल बनता है कि पब्लिक को अवेयर करें, एजुकेशन दें, और साथ ही साथ हमारे अपने स्कूलों में ड्रग टेस्टिंग रूटीन हो बच्चों की। सिंपल है, यूरिन टेस्ट कर लें, कोई नहीं तो अपनी उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करें। बहुत देर हुई होती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के वो बाग में मरा हुआ पाया गया, उसने ड्रग्स ली होती है। आपने बोला कि इंजेक्शन देते हैं, देखो यही दवाई वो मल्टीपल यूज़र्स एक सिरेंज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत पैसा भी देखो चोरी भी इसी वजह से होती है, क्योंकि जब पैसा महंगा, जब ये दवाइयाँ पड़ती हैं, जिसका नशा बन गया, जिनकी आदत बन गई, जब एक बार वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, माँ बाप का पैसा अकाउंट्स भी खाली करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग हो या ड्रग्स की बात, मुझे ये बात बतानी थी कि आपने पता कि सिरेंज, देखो एक ही सिरेंज बहुत सारे ग्रुप्स में इस्तेमाल हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा एट द एज ऑफ 20-25, पता नहीं है इनको हेपेटाइटिस सी, जब देखते हैं उनके बाजू पर दाग, फिर माँ बाप बोलते हैं कि हाँ इनकी सोबत अच्छी नहीं थी इनकी, ये फिर वो तस्लीम कर लेता हाँ मैंने ड्रग्स इस्तेमाल किए हैं। बदकिस्मती से मैंने कहा कि हम जल्दी आगे अमीर बनना चाहते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, उन पर उनका जायज़ा लेना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी जनरेशन्स इनसे दूर रहें और एक साफ़ सुथरी सोसाइटी बने। इसमें डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ, इस वक्त रियासती सरकार, अभी ताज़ा हुकूमत बनी है, रियासती सरकार, और जिस तरह से आप अपनी बड़ी बेहतरीन मैसेज डिलीवर कर रहे थे अभी, इसमें रियासती सरकार और जो मेडिसन, जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसन है, इसका क्या तालमेल है कि रियासती सरकार इस पर काम कर सकती है? जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों पे अभी बताई कि अवेयरनेस दी कि हम एक सिरेंज जब बार बार यूज़ करते तो उसे HIV-C जैसे आपने बात अभी की, तो उसमें इस वक्त रियासती सरकार किस तरह से आपकी मदद कर सकती है मेडिकल वर्ल्ड के, आप जैसे आप एक आपका इदारा है, ताकि आप अवेयरनेस फैलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हो? जो रियासती सतह अपने लेवल पर करते हैं, वी हैव नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, स्क्रीनिंग होती है, या इन्फेक्शन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनमें चेकअप हो जाते हैं, वो पिकअप हो जाते हैं, डायबिटीज़ वगैरह। प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है। मैं अपने तरीके से, जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर था तब, चाहे मीडिया के थ्रू चाहे दूसरे तरीके से, लोगों तक को बात पहुंचते थे। दूरदर्शन में मैंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, रेडियो कश्मीर में बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, क्योंकि जब आप दुनिया बाहर निकलते हैं आप कुछ ज्ञान कर लेते हैं, तजुर्बा आता है ज़िंदगी में। शुक्र है कि मैं बाहर गया, मैं यहाँ पर ना रहा, हाँ प्रोफेसर बनता, कुछ यहाँ डिपार्टमेंट बनता, यहाँ कहीं पर CMO बन जाता। अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया कि एक इंस्टीट्यूशन, वो भी फार फ्लंग एरिया में रहा, कि मेरा अपना काम है। देखो गवर्नमेंट अपनी तरीके से करे, हम सरकार को कुछ एडवाइस नहीं, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। लेकिन आपने देखा होगा लास्ट ईयर हम केरन गए, हम टंगडार गए, हम दूर श्रांट गए, हम थैन गए, हम मंसपत्थर गए, हमने वहाँ लोगों को अवेयर किया गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, वहाँ पर ऑन स्पॉट स्क्रीनिंग की, इनको क्या तकलीफ़ है। देखो आयुष्मान कार्ड एक गोल्डन कार्ड स्कीम है जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की तरफ से, इट्स अ गिफ्ट फॉर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इट्स अ गिफ्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्पफुल टू द poor people, it is public friendly, people friendly, but many people were not aware of it, and many people have the misconception that it's being misused. गोल्डन कार्ड में आपके इदारे का क्या किरदार है? We are empaneled with it, we are providing all the facilities on the doorstep, यानी कि हमने ये जो टर्शियरी केयर है डिसेंट्रलाइज किया। जिस चीज़ के लिए हमारे बीमार को, चाहे वो टंगडार का हो, मसल का हो, कुपवारा का हो, हंदवारा का हो, उनको श्रीनगर जाना पड़ता था और वहाँ वेट करना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। उनके लिए हमने स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर हर कोई फैसिलिटी यहाँ पर रखी, और वो गोल्डन कार्ड पर, आयुष्मान कार्ड, चाहे उसमें ENT की फैसिलिटी हो, ऑप्थेमोलॉजी की फैसिलिटी हो, यूरोलॉजी की हो,
हीमोडायलिसिस की हो, जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, ओबेसिटी गायनी की हो, रिगार्डिंग द सर्जरी अदर देन द यूट्रस रिमूवल एंड द सीजरियन सेक्शन, जो पब्लिक सेक्टर की डोमेन में है, गवर्नमेंट अच्छा किया है, डेट विल नॉट गो इनटू दैट. लेकिन ये हर कोई सहूलत एट द डोर स्टेप. दिस इज अ सेंटर विच इज NABH accredited. This is a 50-bed hospital. We have all the super specialty type of facilities here. So ये एक कंट्रीब्यूशन है इस फार फ्लंग एरिया में. मुझे लगता है कि मुझे इसमें खुशी भी है. मैं ज़ाती तौर आज आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने इस इदारे को बनाया है और एक दूर दराज इलाका जहाँ पे लोगों को अभी आइडिया भी नहीं आ सकता इस इदारे का, जिस तरह से आपने हर चीज़ की एक ना पर्टिकुलर सहूलियत को मैसर रखने के लिए, बहम रखने के लिए आपने जिस तरह से अपना पैसा खर्च करके, आप, मुझे नहीं लगता है आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आपने जिस तरीके से इस इदारे को बनाया है, मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ. इस इदारे का आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये इदारा कुपवारा में बनाऊँगा? ये आप श्रीनगर में बना सकते थे, ये बारामूला में भी हो सकता था, वाई कुपवारा? सन ऑफ द सॉइल. मैं गुशी का रहने वाला हूँ. हाई स्कूल कारहमा में पढ़ा हूँ, मैट्रिक. प्राइमरी स्कूल गुशी में, मिडिल स्कूल गुशी में, मिडल तक. 25th पोजीशन होल्डर हूँ JNK बोर्ड में उस वक़्त का. ओपन मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में गया हूँ. MD किया सोरठ मेडिकल इंस्टीट्यूट में. गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ओनली एलिजिबल कैंडिडेट था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए उस वक़्त. नाम मिला, विल नॉट गो इनटू दैट. क्यों नहीं दिया, विल नॉट गो इनटू दैट. अच्छा किया अल्लाह ताला ने कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला. वहाँ पर मैं कंसल्टेंट रहा मक्का में 10 साल, और डिग्रीज हासिल की. MRCP किया, ACLS किया, ATLS किया, एमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट रहा, बहरीन गया, डिफरेंट कंट्रीज़ को विज़िट किया. एक्सपोजर मिल गया, पैसा भी बना. मैं भागना चाहता था ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इंग्लैंड, वो मेरी सैलरी बढ़ाते थे. लेकिन 4 मार्च 2008 को मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट मक्का में हराज जनरल हॉस्पिटल में बैठा था. मैंने ये लिखा कि अब मेरे पास ये एक्सपर्टाइज है, वी आर एबल टू सेव द लाइव्स. यहाँ पर इनके पास बहुत दौलत है, हमें हायर किए हुए हैं, हमारे पास एक्सपर्टाइज है. काश ये उन लोगों को वापस जाती जहाँ से मैं आया हूँ. मैंने फेसबुक पेज पर ये लिखा. आई एम रिपीटिंग इट अगेन इन दिस इंटरव्यू. I have told it before also. And I every year share this post. तो ऐसे बहाना कि मैं बहरीन गया मक्का से, वहाँ 6-7 महीने रहा एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बहरीन स्पेशल हॉस्पिटल में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड इंटरनिस्ट. लेकिन वहाँ भी मुतमईन नहीं. मैं वापस आ गया एज ए कंसल्टेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में काम किया 3 साल. लेकिन जो बाहर देखा था, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, ट्रायाज सिस्टम, मेडिकल ICU, यहाँ से रेफ़र होते थे कुपवारा से, कंगन से, कुलगाम से, दूर दराज इलाकों से, पीर पंचाल से. लेकिन वहाँ रेसिस्टेशन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल 21st सेंचुरी में नहीं था. जबकि वहाँ पर जो मैंने कहा, जो हमने एक्सपर्टाइज की थी, वहाँ कोई नहीं मरता था. देयर इज अ सिस्टम. अगर किसी को हार्ट अटैक, देयर इज अ सिस्टम हाउ टू सस्टेट हिम, देयर इज अ टीम फॉर इट. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, उसके लिए कौन सी कोड इस्तेमाल करना है. देयर इज एक्रेडिटेशन ऑफ द हॉस्पिटल फॉर द सिपाही देयर एट दैट टाइम. तो वो क्वालिटी कंसेप्ट वहाँ क्वालिटी का चेयरमैन मुझे बना दिया गया. तो यहाँ पर जब मैंने आ गया, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी. मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ जब मैं नौजवान या बुज़ुर्ग या बड़े देखता था, वो यहाँ से रेफ़र होके एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में बगैर किसी असिस्टेंट स्टाफ के, क्वालिफाइड स्टाफ के, ड्राइवर के हवाले किए जाते थे, थके हुए, टूटे हुए, जो कभी सिटी में आए भी नहीं थे. उनको मैं वहाँ पर मरते हुए देखता था. कोई दरवाजे पर, कोई एडमिट होने के बाद 4 दिन के बाद, 4 घंटे के बाद लाशें, बहुत सारी लाशें देखने को मिलती थी, क्योंकि उस किस्म का ट्रायाज और स्टेशन सिस्टम नहीं था. 3 साल मैंने मेहनत की. एक दिन जब ऐसा हो, मेरा दिल बहुत टूट गया. मैं रिपीट करता हूँ, फ़ख्र से रिपीट करता हूँ, उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर को मैं गया नेहरू गेस्ट हाउस में, गांधी ग्लोबल सोसाइटी का उसकी मीटिंग थी. मैंने उसको बताया कि 21st सेंचुरी में एज हेल्थ मिनिस्टर हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में एक ट्रायाज और स्टेशन सिस्टम नहीं है.
اس کو تکلیف پہنچ گئی ہوگی, اس نے سوچا کہ یہ مجھے کیا بول رہا ہے اتنی بڑی محفل میں. لیکن بہت اچھی منسٹر, دوسرے دن 8 بجے وہ پہنچ گئے تھے میڈیکل کالج, اور میں وہاں حاضر تھا کیونکہ میری ڈیوٹی وہاں پر تھی. میں نے سوچا کہ چلو پہلے نام ملا, اگر کچھ بھی ہے بولتے اس پہ, اگر یہ شکایت ہی مان لی میں اور ملک چھوڑ دوں گا, مجھے مارتے تو نہیں, جیل تو نہیں ڈالتے. لیکن ایک درد تھی. آپ نے پروفیشنل کی بات کی, آپ کو پین ہو جاتا جب کوئی انسان جس کی آپ جان بچا سکتے ہیں. دیکھو ہم تقدیر پر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن ہم ان نے سانس ہمیں دیے ہیں وہاں سے, لیکن منٹ اور گھنٹے. اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے ہم کیوں نہ اس پر ایفورٹ کریں؟ علم تو اسی لیے ہے, ڈاکٹر تو اسی لیے ہے. تو اگر ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں لیکن سہولیات وہاں پر نہ ہیں, سسٹم وہاں پر ایسا نہ ہو, تو یو فیل اٹ, یو گیٹ پینڈ. تو بہت تکلیف ہو گئی مجھے. تو میں نے وہاں پر جب یہ بات, پھر مجھے دوسری جگہ بھیج دیا, کیونکہ ان کو تو یہ سر ہوسر کرنا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے سسٹم. لیکن میں نے وہاں ٹرائل سسٹم بنا کے دے دیا, میڈیکل آئی سی بنا کے دے دیا. لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں نے سوچا جو خواب دیکھا تھا, کیونکہ بہانے ایسے ہو جاتے ہیں, خدا کو جو کرنا ہوتا وہی ہو جاتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں یہ ٹیرشری کیئر کو ڈیسنٹرلائز کریں اور اپنے ایریا میں پہلے جاؤں. ہارفنگ ایریا کپوارہ ہے, وہاں پر جو ایسپریشنل ڈسٹرکٹ ہے, موسٹ بیکورڈ ہے. اور میں نے یہاں پر آپ جہاں پر دیکھتے ہیں کھیت میں شروع کیا. سوچتے ہوں گے لوگ کیا کر رہا ہے, لیکن جس کو اللہ کی مدد ہو, جب آپ کو ول پاور ہو, ارادے جن کے مختلف نظر جن کی خدا پر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو چیزیں جزائے خیر دے. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں مدد آتی ہے. ایک عرصے کے بعد یاد رکھنا, تاریخ آپ کو بڑے سنہری الفاظوں میں یاد کرے گی. میں بڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, جیسے کیونکہ علمی سطح پہ اگر آپ چیزوں کو سمجھتے ہو اور اس ادارے کی اہمیت کو سمجھتے ہو, جس طرح ابھی کچھ آدھے گھنٹے نیچے ہم بات کر رہے تھے تو ایک انسان چیختے چلاتے آیا کہ میری جان بچا لو, اور جب وہ باہر گیا ہاتھ میں کیا تھا؟ دعائیں تھیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ہم اصلی مین موضوع پہ واپس آتے ہیں. اس 50 بیڈ ہاسپٹل میں کن تمام چیزوں کی سہولتوں کو آپ نے بہم رکھا ہے, میسر رکھا ہے, ذرا اس پہ بھی بات آج ہو جائے. ہاں, جیسے میں نے بتا دیا آپ کو ابھی, ایک تو میڈیسن, کارڈیالوجی, سنڈے کو آرتھوپیڈکس, نیفرالوجی, ہیموڈائلسس, آل سرجریز گولڈن کارڈ کے تحت. ہم ECHS ایمپنلڈ بھی ہیں, یعنی کہ جو ہمارے ایکس آرمی مین ہیں ان کی فیملیز اور ان کو بھی یہاں پر علاج ہوتا ہے, کیش لیس ہے. اس کے علاوہ ہم اور 20 انشورنس کمپنیز کے ساتھ ایمپنلڈ ہیں, اور یہ واحد ہاسپٹل ہے UT کا رورل بیسڈ جو NABH فلی ایکریڈیٹڈ ہے. اس کی کچھ گائیڈ لائنس ہے. NABH ایکریڈیشن جیسے کوالٹی کنٹرول, یعنی کہ انفیکشن نہ ہو. تھیٹر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس 3 ماڈیولر OTs ہیں. آپ کے ہمارے پاس کرٹیکل کیئر ایمبولینس کا سپورٹ, جو ایک خوشی کی بات جو آپ کے ذریعے میں لوگوں تک آج پہنچانا چاہتا ہوں. آپ جائیں, اس کی پکچر لیں اور اس کو وائرل کریں. اس کے ہمارے پاس فلی ٹرینڈ 3 بندے ہمیشہ رہیں گے اس کے ساتھ. ڈرائیور کے علاوہ میں کہتا ہوں اس میں وینٹیلیٹر سسٹم ہے, ڈیفیبریلیٹر ہے, آکسیجن سسٹم, جو کچھ بھی چاہیے ہمیں ایک پیشنٹ کو آن دا ڈور اسٹیپ صرف کال کرے, وہاں پر گاڑی پہنچ جائے گی, اس سے پک اپ کریں گے, اس کو اسٹیبلائز کر کے اگر یہاں پر ہی اس کا علاج ہو جائے یہاں پر ہی, نہیں تو اگر ٹرشری کیئر جانا پڑے لیکن اسٹیبل کنڈیشن میں, اس کے بعد راستے پر موت واقع نہ ہو جائے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم پریشر, چاہے فیملی پریشر, اٹینڈنٹ پریشر کی وجہ سے پیشنٹ کو ریفر کر لیتے ہیں, گاڑی میں بٹھا دیا, اس کو کبھی راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے. کیونکہ ریسسٹیشن فرسٹ گولڈن آور بہت ساری, چاہے سیپٹک شاک ہو, چاہے بلیڈنگ ہو, چاہے ٹراما ہو, چاہے ہارٹ اٹیک ہو, چاہے سٹروک ہو, گولڈن آور از امپورٹنٹ. جو کچھ آپ اس گھنٹے میں کرو گے اس سے اس کی زندگی بچ جاتی ہے, آپ بہت ساری زندگیاں بچا سکتے ہیں. سو وی ہیو دس فلی equipped critical care ambulance which will be available to any citizen. They will call, we'll share very soon the numbers. They will call and our vehicle will go there and pick up. And the private hospitals also, and the government hospitals also, our armed forces, our BSF, our CRPF, our police forces, common people, جب بھی ان کو ضرورت پڑے they can utilize the services
टू सेव ए लाइफ. क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, जो 108 है, जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी आती है, क्योंकि हॉस्पिटल है, वो बोलते थे कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. तो इससे भी मुझे ये मोटिवेशन मिली कि नहीं, बीमार कहीं भी जा सकता है, हम भी गवर्नमेंट का एक पार्ट हैं, हम उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, हम आयुष्मान के तहत काम करते हैं, हम फ्री सर्विस देते हैं जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल देते हैं. सो वी शुड हैव दिस फैसिलिटी इन नॉर्दर्न कश्मीर. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप डेडिकेटेड फॉर द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एंड होल नॉर्थ कश्मीर. से आपने इस क्रिटिकल एम्बुलेंस के जो खिदमात है आवाम तक पहुँचाई, और जिस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को रखा, अवामी सतह पर इसकी पजीराई मिलनी चाहिए. याद रखना डॉक्टर साहब, हम रहे न रहे लेकिन तारीख़ याद रखेगी, क्योंकि तारीख़ हर एक शख्स के साथ इंसाफ करती है जिसने भी इस कौम के लिए कदमे कल में सुख ने कुछ न कुछ किया होगा. और हम बड़े ममनून हैं आज आपने अपना कीमती समय दिया इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कि हम किस तरह से सर्दियों में बच सकते हैं, गर्मी के आलात कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और असल में जो ये क्वालिटी हॉस्पिटल है इसके क्या खिदमात है. हमने क्यों श्रीनगर से डिसेंट्रलाइज करके एक देहात में रखा ये इतना बड़ा हॉस्पिटल जो फुली सीज्ड है हर एक आलात से, जिस तरह से इसमें हर एक मशीनरी अवेलेबल है, ICUs है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस तक अब आ गई है. तो इन तमाम चीज़ों को हमारा ये वीडियो बनाने का क्या असल मकसद है, आवाम को ये समझ आए कि हम इस वक्त ऐसे जहाँ में रहते हैं जहाँ पे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, और एक शख्स लगा है अपनी ज़िंदगी आपके नाम वक्फ कर चुका है और इन तमाम आला को आपके सामने रखा है. अब आपकी नज़र में इस इदारे की कितनी अहमियत होनी चाहिए वो लोगों के सामने आया हो, और आपने आज अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी साहब, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली जो ज़मीनी सतह पर आपकी नज़र होनी चाहिए. फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.